पति पत्नी का रिलेशनशिप में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम एक फिजिकल लेवल तक सेटिस्फेक्शन समझते हैं, या फिर बच्चे पैदा करने लेवल तक उसको वहां तक लेके जाते हैं, या फिर एक सोशल कहीं गैदरिंग में प्रेजेंटनेस को समझ लेते हैं कि पति पत्नी यही होते हैं। नहीं, पति पत्नी कार्मिक क्लियरेंस है। फेमिनिन की अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रांग होती है, तो इफ यू आर फेमिनिन, योर अंडरस्टैंडिंग पावर इज मोर, प्लीज स्कैन द पर्सन व्हेनेवर यू आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप कि हमारे स्पाउस के बदले हमें ये मिल जाता। मैंने उन्हें 10 साल का आगे प्रोजेक्शन दिखाया, 15 साल का प्रोजेक्शन दिखाया, बर्बाद ही बर्बाद। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके साथ हम ऐसी बहुत ही कुछ आपको लग सकता है कि हम बहुत मजाकिया बातें हो सकती हैं उनके साथ, लेकिन वो जब अपनी नॉलेज शेयर करने पे आते हैं तो इतनी डीप इंसाइट्स के साथ आपको इतने अच्छे लहजे में बहुत कुछ समझा जाते हैं। आप उनके साथ न्यूमरोलॉजी डिस्कस कर सकते हैं, पामिस्ट्री कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, और आज जो मैं उनके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो कुछ हद तक पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ है सिद्धार्थ जी। वेलकम सिद्धार्थ जी। थैंक यू सो मच। तो आपने मेरा टॉपिक सुन लिया है, हम आपसे बात करेंगे पास्ट लाइफ के बारे में, ठीक है? तो मुझे कुछ, जैसे मुझे अभी तक थोड़ा बहुत पता है पास्ट लाइफ के बारे में जानने का, कि आपकी फैमिली में आपकी एक सोल फैमिली होती है, आपके साथ जो लोग आज के टाइम पे हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ पिछले जन्म में थे या पास्ट लाइफ किसी पास्ट लाइफ में थे। तो बस इसी बात में पूछूंगी, क्या ऐसा होता है? क्या जो हमारा पार्टनर है या जो मेरे फैमिली मेंबर्स है वो मुझे पहले भी मिल चुके हैं? इन सब का जो बेसिस है वो वाइब्रेशन के बेसिस पे है। ओके। हमारा सोल जो सिलेक्शन होता है, सोल फैमिली या सोल ग्रुप कह देते हैं इसे, वो सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाले लोगों से बनता है। ओके। जो सोल सेंटर से हम आते हैं, हम एक ही वहां फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट होता है। देवांश होता है, जीवांश होता है। ओके। जीवांश थोड़ी लोअर फ्रीक्वेंसी कही जाती है, देवांश थोड़ी सुपीरियर फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। ओके। हम सभी में देवांश और जीवांश दोनों पाए जाते हैं। जब जीवांश ज्यादा होता है, देवांश कम होता है, तो आप ज्यादा ह्यूमन बिहेव करते हो। जब थोड़ा देवांश बढ़ जाता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सुपीरियर हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो आप थोड़े से एक दैविक चीजों को अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हो। ओके। आपका पर्पस बहुत अलग हो जाता है दुनिया से। जैसे रेगुलर पर्पस क्या होता है? खाना पीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, जाना। पर आप एक यूनिक पर्पस के लिए आते हो, आप एक समझदारी वाला रूटीन जीते हो। मैं ये नहीं कहता बाकी मूर्खतापूर्ण रूटीन जीते हैं, बट एक पर्पसफुलनेस, मोटिवफुलनेस अच्छा होता है कि सुबह उठकर रात तक मेरा एक मोटिव हो कि मैं जीवित क्यों हूं। ओके। क्या मैं उसी रूटीन के लिए जीवित हूं जो कर रहा हूं, या उसके अलावा भी कुछ करने आया हूं? Right, of course. हम सबको ना अपना पर्पस जरूर जानना चाहिए, बट ये हर कोई नहीं कर पाता। तो हमारा ना एक सोल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, वहां एक ही पर्पस होता है उनका। ओके। वो एक साथ वाइब्रेशन कर रहे थे, उनको अलॉटमेंट मिल गया। अब जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे इस धरती लोक पे जिसका कि सोल फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करता है, आपको फ्रीक्वेंसी कनेक्शन फील होगा कि आई नो दिस पर्सन, राइट, दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, दिस पर्सन हैज टू टॉक टू मी। मैं इससे बात करूं, ये मुझसे बात करे, ये मेरे साथ रहना चाहिए, इसका मेरे साथ एक विवाह होना चाहिए, या संबंध होना चाहिए, या मुझे ये गुरु की तरह मिले, शिष्य की तरह मिले। तो ये वाइब्रेशन के बेस पे होता है। ओके। हमारी वाइब्रेशन ही हमें अलग भी करती है और एक सा भी करती है। अच्छा, तो जो हम लोग जिनके साथ आज हैं उनका हमारी वाइब्रेशंस मैच कर रही है, लेकिन वो रिलेशनशिप अच्छे भी नहीं होते। अगर मैं बोलूं तो वाइब्रेशंस मैच कैसे कर रही है? देखिए क्या होता है कि आप ह्यूमन लेवल पर एक्सपेक्टेशन जब लाते हैं तो कहानी अलग हो जाती है। राइट। आप बात करते हैं कि शायद एक सी तालमेल वाली फ्रीक्वेंसी है तो एक सा काम चलता है। वाइब्रेशन हो सकता है आपकी मेरी मैच करें, पर सोच हो सकता है हमारी मैच ना करें। राइट। हम एक तरह से जब हम नॉन प्रोफेशनल काम करें तो हम बहुत अच्छा काम करें कि हम दोनों मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इजी वे में टॉक कर रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं। बट जब हम प्रोफेशनली काम करें तो आप और मैं अलग अलग दो इंसान हो। जरूरी नहीं कि जिनसे आपका प्रोफेशनल कांटेक्ट बने उनसे आपका स्पिरिचुअल कांटेक्ट बने। ओके। कई लोगों से हम स्पिरिचुअली जुड़े होते हैं कि उनके साथ हमारा आध्यात्म जुड़ते ही कुछ चमत्कार होता है, बट किसी से हम फिजिकली जुड़े होते हैं कि मिलना मिलना तो ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। तुम किसी और दुनिया के मालिक हो और हम किसी और दुनिया के मालिक हैं। सोल फ्रीक्वेंसी, सोल ग्रुप हमारे कर्मों के अनुसार अलॉट होता है,
ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी वो हमारे साथ रह चुके हो, अच्छा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक जैसी थी। बीइंग कोई और हो कर्मों के अनुसार, शक्ल कोई और हो, रूप कोई और हो, कम्युनिटी कोई और हो, जेंडर कोई और हो, बट कर्म एक से हैं तो साथ में थे कई जगह पर। ओके। ऐसे इंसानों से मिलते हो ना, आपको रिजेम्बलेंस ज्यादा फील होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उनसे बात करने में। आप बहुत जल्दी फ्रेंडली हो बहुत जाते जल्दी हो। हो जाते हो उनसे कि हाँ यार ये फ्रीक्वेंसी एक ही है। और कहीं उनसे आप बिल्कुल बात ही नहीं कर पाते, सालों साल बात नहीं कर कर पाते पाते, हो। होता नहीं कांटेक्ट की, इससे क्या बात करनी है, आपका मन ही नहीं करता है कि नहीं एग्जैक्टली। करना। आप काम कर सकते हो, आप उनके साथ रह सकते हो, आप उनके साथ में संबंध भी बना सकते हो कि आप मेरे भाई हो, बहन हो, ये हो वो हो, पर आप उनके साथ में रिलेटिबिलिटी नहीं फील करोगे, यार ये कुछ और है। अवॉइड करोगे, कम मिलना पड़े उनसे, कम मिलना पड़े, बिल्कुल सही बात है। Right. और मिलने के बाद भी ना, जैसे एक होता है कि हम सामने बैठे हैं पर हम दूर नहीं हैं। Right. एक होता है सामने तो हैं, साथ में भी हैं, पर बहुत दूर है। अच्छा, ऐसे दोस्तों के साथ भी होता है, जो कई दोस्त भी ऐसे होते हैं जो आपके साथ, सब दोस्त अलग हो जाते हैं, एक या दो दोस्त आपके साथ लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ हर बार तक चलते हैं। दैट्स वो आल्सो वाइब्रेशन, कि है। आप वाइब्रेशन के बेस पे लेते हो, चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में लो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लो, आप देवी देवता के साथ एक कनेक्शन फील करते हो। ओके। कि किसी डेटी को आप ध्याते वक्त अपना एक कनेक्शन फील करते हो कि इनके ध्यान में जब मैं बैठता हूँ, मैं बैठती हूँ, मेरा एक तारतम्य जुड़ जाता है इनके साथ, लॉ लग जाती है। राइट। पर वो हर किसी के साथ नहीं होता। पर आपके जिंदगी में आपने देखा होगा, आपके डेवलपमेंट और मैच्योरिटी के साथ देवी देवता बदल जाते हैं बहुत बार। ये कि तो पहले आप मैच्योर नहीं थे तो एक ईश्वर था, फिर आप मैच्योर होते आप दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, राइट। तो वो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, क्योंकि आपका अच्छा। पैटर्न चेंज होता है लाइफ का। ओके। तो ऐसा, जैसे आपने हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने अपना एक केस डिस्कस किया था, जैसे एक फादर सन की वो लास्ट बर्थ में दे वर हस्बैंड वाइफ। तो वो मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, ऐसा कोई केस आ जाए सामने या किसी को पता चल जाए कि हम जो आज है, फादर सन का रिलेशनशिप डिफरेंट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपका मेंटल लेवल किस हद तक चेंज हो जाता है, वो आपके कार्मिक जो आपका लाइफ साइकिल चल रहा है उस पर कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, हमें ना एक एक्सेप्टेंस और सरेंडर करने की हैबिट होनी चाहिए। वी आर सो यूज्ड टू द टैग दैट वी लूज द कंसेप्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। हम एक ना रिश्ते के बंधन के बहुत आदी होते हैं। आपको बंधन से मुक्त होकर सोचना चाहिए, तो आप कुछ भी हो सकते हैं किसी के साथ में। आप एक बात बताएं, आप पता नहीं अभी ये सेंस कितनी आप इसको किस तरीके से लेंगे या आपके व्यूअर्स कैसे लेंगे हमारे पास में, क्या कभी आपने अपनी माता को एक पुत्री के तौर पे, एक बच्ची के तौर पे नहीं फील करा कि कई बार डील करा है ना? डील भी करा है कि आप माँ बन जाते हैं, वो बच्ची बन जाती हैं। पिता के साथ बहुत बार होता है कि वो आपका पुत्र होता है या वो आपकी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, मजाक करते हैं। देखिए, एक संबंध को ना जीने के कई तरीके होते हैं कि एक इंसान के साथ कभी कभी आप सारे संबंध एंजॉय करते हैं और कभी कभी किसी एक संबंध के साथ वो संबंध भी नहीं एंजॉय करते। ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। कभी कभी एक ही संबंध के अंदर आपको गुरु, पिता, पति, माता, पुत्री, ये सब कुछ अनुभूतियां होंगी, मन भी करेगा बोलने का उसे कि कभी किसी रूप में डेजिग्नेट करें, कभी किसी रूप में डेजिग्नेट करें, और कहीं कहीं जो वास्तविक संबंध भी होते हैं, ऐसा लगता है यार ये क्यों मिल गया। ये तो होता है, खैर ये तो हम बहुत बार फील करते हैं। ये वाइब्रेशन के ऊपर होता है। तो अगर जैसे हम किसी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हम कई लोगों से मिलते हैं, तो उस जो कई लोगों से मिलने वाले, जो मैं कहूँ कि जो वो लोग हैं, वो किस तरह से हमारी लाइफ में पहले कभी जुड़े थे, या ये सब इसी यहीं पे छोड़ के चले जाना है हमने? प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, हर कोई मिलता है किसी निमित्त कर्म से। अच्छा। कर्म निमित्त नहीं है तो किससे मिल नहीं पाएंगे आप कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की, बट वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। कई लोग प्रोफेशन में ऐसे होते हैं, आज मिले कल गए, आज मिले कल गए। कई लोग हैं वहीं के वहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं हिलते। बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई कि आपकी वाइब्रेशन कैसी थी, कैसे है। हमें कार्मिक क्लियरेंस करना होता है। जैसे हम लोग अगर अभी बात कर रहे हैं तो आप मेरे कर्मों को क्लियर कर रही हैं, मैं आपके कर्मों को क्लियर कर रहा हूं। नहीं होता तो शायद ये डिस्कशन ही नहीं होता। हम इतने सारे एपिसोड भी जो कर चुके हैं वो भी कभी नहीं करते कि हम अपने साथ में मिले जा रहे हैं, बार बार हमारी बातचीत हो जा रही है। किस कारण से? कार्मिक कोई ना कोई हमारा चल रहा होगा। एग्जैक्टली। जब तक आप कभी प्रोफेशनल वे में हॉलमैस के साथ जाते हैं तो आप केवल खाना पूर्ति कर रहे होते हैं, इंजॉय नहीं कर रहे होते। पर कई जगह पर क्या होता है कि आप अपना कर्म जब समझ के चलते हो ना, आप पूरी तरह इन्वॉल्व होते हो उसमें। तो एवरी रिलेशन दैट कम्स टू यू इज बिकॉज ऑफ कर्म। अच्छा। अगर आप जैसे अपना बॉस है, पसंद नहीं है, दिमाग खराब है, नैगिंग करता है, कुछ भी करता है, आप कर्म देखेंगे ना तो इंसान नहीं देखेगा, फिर कर्म देखेगा। इंसान से घृणा नहीं होगी आपको, क्योंकि आप कर्म समझ चुके हैं। हम कहते हैं ना कि अभी इस जन्म में जो आप लेट्स से अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देख लेती हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसा रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर इजीली नहीं आ पाते हो, कि सोसाइटी ने ऐसा फ्रेम कर रखा है कि आप उससे इजीली नहीं निकल सकते हो। तो अगर वो इंसान आपके साथ कुछ गलत इंसान जुड़ गया है और
आपको वो बहुत परेशान कर रहा है या आप उससे परेशान कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट कर्मा था, आपका कुछ ऐसे आपने कुछ प्लस माइनस छोड़ दिया था जिसको आप करने आए हैं अभी। कई लोगों को जानते हैं, कई लोगों को सुनते हैं हम, पास्ट के कंडीशन में भी और पास्ट के कारण भी झेल रहे होते हैं। मैं पता नहीं कितने ही लोगों को जानता हूं जो कि अपने एजम्पशन से अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे होते हैं। अच्छा। मैं कई बार देखता हूं कि अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, परिवार पूरा नष्ट हो रहा है। लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, फैमिली के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, बट उनमें सद्बुद्धि नहीं आ रही। अब इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक तो क्रेविंग ऑन क्राइम मोड पे चले जा कि हाय मुझे तो मेरा भाग्य खराब है और ये और वो। एक तरीका होता है कि पीछे छुपे हुए कर्म को देखो कि कर्म तू क्या दिखा रहा है मुझे, और कर्म को समझ कर ना फिर उसे सॉल्व करने का प्रयास भी कर सकते हैं कि ये जो बंधन है मिला क्यों। पति पत्नी का रिलेशनशिप में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम एक फिजिकल लेवल तक सेटिस्फेक्शन समझते हैं, या फिर बच्चे पैदा करने लेवल तक उसको वहां तक लेके जाते हैं, या फिर एक सोशल कहीं गैदरिंग में प्रेजेंटनेस को समझ लेते हैं कि पति पत्नी यही होते हैं। नहीं मैम, पति पत्नी कार्मिक क्लियरेंस करते हैं दूसरे का। अच्छा। कर्म को मुक्ति दिलाता है पति पत्नी के और पत्नी पति के। ये सोच के आने के लिए दोनों को इक्वल लेवल का मैच्योर होना जरूरी है। कई लोगों में ये मैच्योरिटी नहीं होती, वाइब्रेशन को नहीं समझते। अब कई लोग सुन भी रहे होंगे मेरी बात को, समझ रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को बिल्कुल पसंद ना करो, बट आपको यही क्यों मिला? राइट, वही यही क्यों मिला। एग्जैक्टली। और कई लोग सोचते हैं कि हमारे इसकी जगह ये मिल जाता। भरोसा कीजिएगा 90% से ऊपर रेट ऐसा है कि मैंने ऐसे कई लोगों को फ्यूचर दिखाया उस इंसान के साथ में, तबाही ही तबाही थी जिसके साथ वो शादी करना चाह रहे थे। अच्छा। कि हमारे स्पाउस के बदले हमें ये मिल जाता। मैंने उन्हें 10 साल का आगे प्रोजेक्शन दिखाया, 15 साल का प्रोजेक्शन दिखाया, बर्बाद ही बर्बाद। उन्हें समझ में आ गया कि हम अच्छा भगवान ने ये दिया। right. तो कई बार मैं कहता भी हूँ कि तुम्हें जो मिला है ना वो बेस्ट मिला है। इमोशनली हम किससे एंगेज हो सकते हैं, बट आपको इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अग्नि के साथ फेरे बांधकर किसी के साथ क्यों लाया गया? मजाक नहीं है, वही मजाक तो नहीं मजाक है, नहीं है, लेकिन वो इतना इतना पर समझने में, बड़ी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ताकत लगती है। लोग समझ नहीं पाते इसलिए परेशान रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट आप क्या चाहते हो। जैसे कई लोग सिर्फ अपना फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए शादी करते हैं, कई लोग होते हैं इकोनॉमिकली अपना को स्ट्रांग बनाने के लिए शादी कर लेते हैं। अब कई लोग होते हैं कि जो अपना तरक्की करने के लिए शादी करते हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से उनका यूनियन अच्छा लगता है। कई पेयर्स को साथ में खड़े देखोगे आपको लगेगा वाह यू आर बड़ा ब्यूटीफुल पेयर। कई लोगों को लगता है कि यार ये क्या मतलब राइट मतलब हूर के हाथ लंगूर कह देते हैं मजाक मजाक में। वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होता है, ये सोल ग्रुप पे भी होता है। अच्छा। अगर आपका पार्टनर, आपका सोल पार्टनर भी है, आप पृथक नहीं हो सकते। जरूरी नहीं आप दोनों की बनेगी, जरूरी नहीं आप एग्री करोगे हर बात को, एडमिट करोगे हर बात को, पर आप एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। क्योंकि आप अगर सोचोगे भी ना छोड़ने के लिए, सांस उखड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक तो हमें हैबिट की एडिक्शन वाली बात होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एक अलग बात होती है, एक फ्रीक्वेंसी मैचअप होता है कि इसके अलावा ना वो ट्यूनिंग कहीं नहीं बैठ पा रही। तो ऐसा भी तो केसेस आते होंगे या जनरल भी हम देखते हैं कि एक बार आपने किसी से शादी करी, आपकी वो नहीं चली या कुछ भी कंडीशन से वो टूट गया, फिर आपकी लाइफ में कोई और आता है तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो मैं ये पूछूंगी जो पहले वाला था वो क्यों आया था, उसका क्या पर्पस था? एक्सपीरियंस देने के लिए। अगला वाला बेटर इसीलिए नहीं क्योंकि पहला वाला ऐसा था। अच्छा। आपके खराब एक्सपीरियंस बताते हैं ना, अच्छा एक्सपीरियंस का वैल्यू क्या होता है। अगर जिंदगी में मुझे चोट ना लगे तो मुझे हेल्थ का पता कैसे लगेगा? राइट। सबक के लिए हम दोष देते हैं घटिया रिलेशन को, पर थैंक यू बोलना चाहिए घटिया रिलेशन को, क्योंकि उसके होने से अच्छे का मान बढ़ता है। और कई बार आते ही गलत है, आई जाए मतलब 2-3 भी लोग, अगर मैं कहूँ बिफोर कपल्स मैरिड नहीं है बट कपल्स है तो वो भी गलत रिलेशनशिप में बढ़ते रहेंगे, या शादी में भी ऐसा ही होता है कई बार। आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो। आप सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो। मेरे पास कई सारे केसेस आए। मेरे पास एक लेडी का केस आया था, इंग्लैंड से थी, 4 शादी हो चुकी, कोई भी नहीं चली, कोई भी नहीं चल रही, आखिरी वाली भी नहीं चली। और एक का केस आया था कि धोखाधड़ी के केसेस बन रहे थे, सारी मैरिज धोखे वाली थी उनकी। ऐसा कैसे? एक ही पैटर्न, हर मैरिज में धोखा मिला उन्हें, एक ही पैटर्न पे, 4 शादियां। मैंने कहा पहले तो आपकी हिम्मत है, आप 4 बार तक अटेम्प्ट पे चल रहे हो। मैं इतने तो कोई सिविल सर्विस के अटेम्प्ट नहीं देता जितने आपने मैरिज को ट्रायल दिया। सही बात है। इतने तो आईएएस ऑफिसर बन जाता है सीरियसली, वहां कर लेते। हिम्मत नहीं आ रही है, हिम्मत नहीं आ रही है अपने आज भी, कहती 5 के लिए फिर भी तैयार हूँ। गॉड ब्लेस यू। मैं तो कई बार कहता हूँ कि एक होगी बहुत है, शुक्र है वो एक हो गई, हमें इसके अलावा कोई नहीं झेल सकता।
और हम किसी को नहीं झेल सकते, ये टू भी बी वेरी होता है, ऑनेस्ट। राइट क्योंकि राइट। जो लोग कहते हैं ना कि दूसरी शादी होगी और दूसरे में झेलेंगे, बड़े हिम्मत वाले भाई, गॉड ब्लेस यू। एक शादी का बस होती है इंसान की। फ्रीक्वेंसी मैम अगर मिलनी होती है तो एक में मिलती है, कई बार दूसरी में मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट मैम एक कंडीशन होती है, कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लेना। कई लोग मेरे पास में आए कि सर हम मल्टीपल मैरिज कर चुके हैं, हमारी कोई भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हुई, क्योंकि पिछली वाली का से एजुकेशन नहीं ली और कॉर्ड कनेक्टेड रह गई। ये कॉर्ड कनेक्शन क्या है मतलब? मैम कॉर्ड कनेक्शन ये होता है कि हम ना अपनी मिस्टेक्स के साथ में और बेटरमेंट के साथ में जुड़ जाते हैं, हम पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो मिस्टेक थी पहले वाले में वही मिस्टेक हुई अगले वाले में, एजुकेट नहीं हुए रिलेशनशिप से। पता कैसे लगेगा कि दूसरा जो आपकी लाइफ में है वो भी वही पहले वाले पैटर्न पे ही है? क्योंकि आज कहाँ लोग दिखाते हैं कि हम असलियत क्या है हमारी। देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो फॉर श्योर हर कोई फेक चलता है, आपको या तो स्कैनिंग एबिलिटीज में इतना फास्ट होना पड़ता है कि आप समझ जाओ। वैसे एक बात है, फैक्ट है कि लेडीज जेंट्स को जल्दी समझ लेती है, तो समझने का जो क्राइटेरिया होता है ना वो फेमिनिन के पास होता है। लेडीज वो जो फेमिनिन है, मैस्कुलिन लेडीज नहीं समझ पाती। मैस्कुलिन वही वाला हाल होता है जो मेल्स का कर देते हैं। तो जहां मेल फीमेल बोलते हैं तो इट्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। फेमिनिन की अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रांग होती है, तो इफ यू आर फेमिनिन योर अंडरस्टैंडिंग पावर इज मोर, प्लीज स्कैन द पर्सन व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। तो जो फेमिनिन है स्कैनिंग करे, ढंग से गेज करे, फिर विवाह करे। ओके, तो ये तो हमने करी मैरिज की बात। कई बार आपके घर में या मैं कह लूँ आपके बच्चा आपका बच्चा ही ऐसा आ जाता है जो आपसे दुश्मनी निकाल रहा होता है। जी जी, जी। ये क्या रीजन होता है कि कई पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत इनोसेंट बहुत प्यारा होता है, और लेकिन वो जब बच्चा ही या तो ऐसा बच्चा आ जाएगा जो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, पापा मम्मी की डिसरिस्पेक्ट करेगा, या बड़े होके वो उनका ही एक एनिमी बन जाएगा, या वैसा वर्सा पेरेंट्स भी ऐसे कर सकते देखिए हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना ये एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, क्योंकि अब क्या है कि यहाँ पर ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव पेरेंट्स के भी आते हैं। ओके। बच्चा ना खुद में बड़ा नहीं हुआ है, उसे बड़ा करा गया है। नर्चर आप करते हो, नेचर आपको सपोर्ट करती है। नर्चर और नेचर का जब बैलेंस बनता है तो अच्छा इंसान बनता है। बट कहीं ना कहीं जब आप ओवर जाते हो, बच के निकलते हो, कई पेरेंट्स की बच के निकलने की हैबिट होती है कि कोई बात नहीं यार, देख लेंगे बाद में, बड़े होकर संभाल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं कल भी किससे बोल रहा था कि किसी चीज में तो पार्टिसिपेशन दिखाओ एक्टिवली। बच्चे पाल रहे हो तुम, बच के निकल रहे हो। अब बच्चे भी शाणे हो गए, सारे इंटेलिजेंट हो गए हैं। छोटा सा बच्चा, उम्र कुछ नहीं है, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तेरी तो उम्र में भी मतलब समझने की भी नहीं ब्लैकमेलिंग क्या होता है। हाउ कैन यू मेक योर मदर ब्लैकमेल करते हैं और बच्चे। पॉइंट ऐसे जबरदस्त मार रहा है एक के बाद एक। मैं कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। और छोटी एज के हिसाब से इतना बड़ा शार्प माइंड बहुत हानिकारक है। पर ना तो फादर कुछ कर रहा, ना मदर कुछ कर रहा। बाहर से हम कितना ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम थक कर फिर कहते हैं ठीक है आपको जो करना कर लो। फिर ऐसे लोग 10-10 20 साल बाद आते हैं हमारे पास। अच्छा। कि सर आपने तब कहा था ये बच्चा ऐसा होगा, ये हो गया वैसा, अब क्या करें। जब टाइम था तो कर लेना चाहिए था। एग्जैक्टली। फिर हम हीलिंग का सपोर्ट लेते हैं, मेडिटेशन का सपोर्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को ठीक करना हो तो मैं पहले मदर को शांत करूंगा। कल भी मेरे पास एक मदर आई थी, अपनी बच्ची के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा पहले आपकी नेवल की हीलिंग होनी चाहिए, बच्ची अपने आप शांत हो जाएगी। मैंने कहा अपनी कॉर्ड अपनी बच्ची से डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि कुछ ऐसा ट्रांसफर हो रहा है जो आपके पास आपकी मदर से आया था, आपके साथ से आपके बच्चे के पास गया है। अच्छा। तो कई बार मैम ऐसी कुछ वाइब्रेशन अनवांटेड ट्रांसफर होती हैं। जैसे मान लीजिए एक घर में कोई ऊर्जा थी, नेगेटिविटी थी, वो पैटर्न में चलती आ रही है और वो आगे ट्रांसफर हो रही है। राइट। डोमिनेंस की एनर्जी थी, डोमिनेंस की ऊर्जा थी, ट्रांसफर होती आ रही है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कोई? ये मतलब अच्छा एक बात थी पूछने की कि क्या एक एनर्जी, या मैं कहूँ नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आपकी फैमिली में इंसेस्टर्स के साथ थी, वो आपको ट्रांसफर होती है? ट्रू, जेनेटिक्स में मिल सकती है। अच्छा। आज तक जितने भी केस देखे शायद 70% से ऊपर केसेस के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, जब बच्चे में लेके आते हैं मेरे पास में कि बच्चे के अंदर कोई ऊर्जा बाधा हो रही है, मैं हमेशा फैमिली के चार्ट चेक करता हूँ। ऑटिज्म के अंदर, डिस्लेक्सिया के अंदर मैंने कई बार नोटिस करा कि फैमिली के अंदर साइलेंट जीन होता है। साइलेंट जीन मतलब? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। अच्छा। बच्चे में एक्सप्रेस कर दिया। पेरेंट्स कहने बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है, दिक्कत बच्चे में नहीं, मैं हीलिंग पेरेंटिंग करूंगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा। ऑटिज्म है ही नहीं, ऑटिस्टिक है ही नहीं बच्चा, क्लेम करा क्योंकि हरकतें ऐसी करता है, हर टेस्ट हर ग्रेड पे आ रहा है, बट वो नॉर्मली बिल्कुल एक स्टेबल बिहेवियर दिखा रहा है। और अगर वो पेरेंट इमीडिएट पेरेंट नहीं है, कोई एंसेस्टर है, तो कैसे हो पाएगी? कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी एनर्जी रिलीज करते हैं।
गाइडेंस लेते हैं, ध्यान में बिठाते हैं। मैं हर किसी को बोलता हूँ साथ में मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने परिवार की खुद हीलिंग कीजिए। खुद हीलिंग करोगे, आपके पास और गाइडेंस आती है, आपको पता लगता है कहाँ जाना है, सॉल्यूशन अच्छे आते हैं आपके पास में। तो कोई फैमिली में जैसे बच्चा, अगर मैं चार्ट की बात करूं, होने वाला है कोई बच्चा जैसे, तो कैसे वो पता लग जाता है कि आपका जो घर में बेबी आने वाला है वो आपके लिए फ्रेंड अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, या आपका उसकी नहीं बनेगी? हम चार्ट से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चेक कर सकते हैं। हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, बता देते हैं कि हमारे पास एक्चुअली जो आने वाली जनरेशन है कैसी होने वाली है। अच्छा, बिल्कुल आपका चार्ट से, मतलब जैसे किसी के भी चार्ट से पता लग सकता है कि जनरेशन आगे आएगी? बताया मैंने कई बार। ओके, अनस्टेबल है, स्टेबल है, कितनी देर में दिक्कत आने वाली है, कब कब दिक्कत आने वाली, बताया मैंने आराम से। अच्छा, इट्स वेरी इजी। तो हम पास्ट, अगर मैं बोलूं अपने चार्ट से, कि हम अपनी पास्ट लाइफ भी देख जी सकते हैं? जी जी, देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। मैं तो ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को तो हैरानी हो रही है, ऐसा हो सकता है? मैंने देख के बताया भी। अभी कल परसों ही शायद किसी की रीडिंग में उसने मुझसे यही प्रश्न पूछा। बहुत लोग पास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि हम पास्ट में क्या थे। तो मैंने बताया आप क्या थे और क्या कर्म थे आपके। अच्छा, मृत्यु कैसे हुई आपकी, ये आपकी कुंडली बता लेती है, आपका चार्ट बता सकता है ये बात? ये बताते हैं। वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा है कि अगर अब मतलब आपको ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि एक दिक्कत है वैसे इस क्वेश्चन में कि इसके बाद आप क्या करेंगे। कई लोगों के लिए ना ये बहुत इंट्रिगिंग नॉलेज है कि उनको बहुत बांधे रखती है, मेस्मराइज करती है नॉलेज। राइट, पर कई लोगों के लिए ये नॉलेज ऐसी होती है कि ये वाकई में काम आएगा, कुछ करेंगे इससे। तो मेरा बस ये क्वेश्चन होता है कि इसे जानने के बाद क्या करोगे। राइट, क्या मतलब करोगे? यू जस्ट वांट टू हैव फन, तो ठीक है, फिर मैं भी थोड़ा सा और फनी बना सकता हूँ उस चीज को। फिर मैं इतना सीरियसनेस वाला आंसर ना देना पसंद करूं। मैं आंसर दूंगा बट उसके बाद में ना मैं इतना सीरियसली और डीप डिग नहीं करता। कुछ लोग वाकई में होते हैं कि मेरे पास में कुछ जानना है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो फिर मैं बहुत सीरियसनेस में और डीप करता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक दिक्कत आ रही है। ओके, तो आप अगर चार्ट देखना जानते हैं तो आप तो किसी के चार्ट में लेयर बाय लेयर और गहरे उतर सकते हैं। तो आज की इस प्रेजेंट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ या किसी के साथ आती है, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है, आप उसके जान के हील कर सकते हो अपने आज। देखिए 3 टाइप के कर्म होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं आने वाले, एक होते हैं चल रहे होते हैं, एक जो हमने पहले करे होते हैं। तो एक होते हैं आगामी कर्म, क्रियामान कर्म, और एक हमारा प्रारब्ध होता है। क्रियामान कर्म जो एक्टिवली है, जो हमारे पास अभी हरकतों में चल रहे हैं, जो हमारे पास पास से कर्म आगे चल रहे हैं, जो हमारे पास संचित कर्म कहते हैं, जो हमारा सेविंग्स होता है। संचित के अंदर आपका काफी कुछ बचा हुआ है जो आपका पहले का कंटेंट है। मान लो मैं इस जगह पर अभी जो कर्म कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, बहुत बेहतर कर रहा हूं, तो मेरे पहले की गलतियां धुलनी शुरू हो जाएंगी, मेरी मिस्टेक्स जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगी, कार्मिक लेवल पे बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। आगे मैंने अपने अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर लिया, राइट, प्रेजेंट भी अच्छा कर लिया। तो ये जो मोमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। कर्म के इन तीनों वैल्यू में से आप प्रेजेंट को सही कर लो ना, आपका पास्ट भी सही हो सकता है, फ्यूचर भी सही हो सकता है। बट कई बार अगर कोई चार्ट दिखाए और पूछे आपसे कि लास्ट बर्थ में मेरा क्या था जो मैं आज सफर कर रहा हूँ, और प्रॉब्लम इतनी सिवियर थी जिसका आपने ही गलती की थी और शायद बहुत बड़ी गलती की थी, तो अगर इस जन्म में आप प्रायश्चित कर सकते हो उसका। देखिए मेरे पास भी मेरे पितरों की तरफ से काफी कुछ था जो मेरे पितृदोष के फॉर्म में मुझे मिला है। ओके, तो मेरे घर में पितृदोष रहा है और मेरे दादा को भी पता था इस बारे में, मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों को पता था इस बारे में। और आज जो मैं फ्री डिस्टेंस हीलिंग कर रहा हूँ, अपने हाथ से एनर्जी निकाल रहा हूँ, इतने लोगों को हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये शायद उसी का एक तरीका है। ओके, मैं जानबूझ के इस तरफ नहीं आया, मुझे करवा दिया गया, ऐसा लगा कि सही जगह पर मुझे लाके खड़ा कर दिया कि ये काम कर लो। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा हाँ यार, ये काम मुझे इसलिए दिया ताकि मैं वो क्लियर कर पाऊँ। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, प्रकृति आपसे करवा लेती है, महादेव आपसे करवा लेते हैं, मतलब कहीं कोई ना कोई आई थिंक जरिया बनता है चीजें क्लियर करने का, राइट? बस वो सही टाइम पे सही चॉइस का आप सिलेक्शन कर लें, क्योंकि कई बार लोग ना सही चॉइस नहीं कर पाते। वो मोमेंट भी सही होता है, वो इवेंट भी सही होता है, सब कुछ सही होता है, बट सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ माइंड, ब्रेन, एक्शन, वो सही नहीं होता। तो मतलब जनरली क्या होता है ना कि आप पास्ट लाइफ में इतना सोचते नहीं हो कि क्या करा क्या नहीं करा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि पिछले 1-1.5 साल से ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेम में आ गई हैं। मे बी हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन पता नहीं अभी हर कोई ऑकल्ट साइंसेस, पास्ट लाइफ या आकाशिक रीडिंग इसकी तरफ क्यों जा रहा है? कोई ऐसा रीजन है क्या? लोग ज़्यादा परेशान हैं आज। कोरोना ने डरा दिया सबको, इनसिक्योर कर दिया, मेडिसिन भी हेल्प नहीं कर पा रही। राइट, हम सब लॉकडाउन के अंदर ना बहुत डर गए थे। राइट, तो डरा हुआ इंसान ना हर तरफ भागता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो उसके बाद जब कोई भी फिजिकल वर्ल्ड में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना,
तो फिर वो स्पिरिचुअल की तरफ भागता है। तो ये जो आज चल रहा है ना, ये शायद इसी का एक लेन देन है कि हम लोग डर गए थे हर कोई चाह रहा है कि और क्या अब था। चाहिए सबको कि सब कुछ इसके अलावा कुछ भी हो। मेडिसिन तो चलो है ही, उसके अलावा क्या, जो मेडिसिन में काम नहीं आई। Right. अब कई लोगों ने हमें ये फीडबैक दिया था और हमने आगे शेयर भी करा कि उनको मेडिसिन काम नहीं आई बट हीलिंग काम आई। हीलिंग काम आ गई। अब जिन्होंने आगे बात करी ये बात फैलती गई धीरे धीरे, तो सब लोग अब चाह रहे हैं कि हीलर बने, बट एक्चुअली में काम बढ़िया हो गया ना कि हीलिंग पहुंचानी चाहिए थी घर घर तक। Right, अब हीलिंग पहुंच रही है। अब ये नहीं कि आप ये वाली दवाई खाओ तो सही होगा, दवाई खाओ, साइड इफेक्ट नहीं है ना हीलिंग के। हीलिंग का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, हीलिंग का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, इसकी कोई डार्क साइड कोई नहीं भी है। इसका डार्क साइड नहीं होता। आप हीलर अगर गलत हैं, अभी कंसेप्ट गलत है, तो आप अपने आप को डैमेज कर सकते हैं। पेशेंट के ऊपर नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो हम जैसे अब चार्ट पे हम लोग देख लेंगे कि अगला जन्म क्या होगा हमारा, आराम से देख मैं ऐसी अपनी क्यूरियोसिटीज निकालती जा रही हूँ और आप मुझे पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। देखिए क्या है कि मैं जैसे आराम से, कई बार मैं हंस के ना बहुत मुश्किल जवाब दे रहा हूं। हाँ वही, तो ये इतना आराम से भी नहीं है कि जितना मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ क्योंकि मेरा अध्ययन है तो मैं आंसर दे सकता हूँ। जिनका अध्ययन है वो दे सकते हैं, बहुत इजीली दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये आप अगर कोई आपके पास अभी तक कोई ऐसा है जानना चाहो कि अगला जन्म क्या होगा? मेरे मैक्सिमम क्लाइंट ही पूछते हैं मुझसे क्या करेंगे जानकर, क्या करते होंगे जानकर? कुछ नहीं, बस नॉलेज चाहिए होती है। ओके। आज तक किसी क्लाइंट ने मेरे ख्याल से कभी कुछ नहीं करा उसमें ज्यादा, बहुत कम एक आधा क्लाइंट होगा शायद इसने करा होगा, वो बस क्योंकि सेशन बुक कराया था, अमाउंट दिया था, इसलिए पूछना है। और मेरे जितने हमारे एडमिन्स हैं वो कह देते हैं कि सर आपकी पास लाइफ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे तो मुझे बता दो और स्कैन कर दो क्योंकि वो अमाउंट में साथ में इंक्लूडेड था, अपना पास लाइफ बता दो क्योंकि अमाउंट में इंक्लूडेड था। तो जितनी वसूली करनी है उसके लिए करते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम आते हैं जिनमें पास से मतलब भी होता है कि मेरी कुछ गलती रह गई थी तो उसके बारे में अवगत कर दूं। बहुत कम लोग होते हैं इनका वो पर्सपेक्टिव है। हाँ ये तो पर्सपेक्टिव होता है कि सर इतना आपने अमाउंट लिया तो इसके लिए 4 फालतू बातें कर। तो आपको लगता है कि अगर हम पास्ट लाइफ को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हम आज की लाइफ को सही कर पाएंगे? देखिए मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट को सही कर लीजिए, पास्ट भी सही हो जाएगा, फ्यूचर भी सही हो जाएगा। मेरा पर्सपेक्टिव ये है। मुझे लगता है कि जहाँ मेरे कदम रखे ना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। जहाँ रख के आया था वो मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंट है।